तो हाँ भाई, आज फिर से आ गए अपन। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे MPTO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक रेसियोमीटर प्रकार आवृत्ति मीटर के निर्माण को प्रदर्शित करता है? तो सही आंसर है दो गतिमान कुंडलियां एक दूसरे को समकोण पर स्थिर हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एनालॉग मल्टीमीटर को कैलिब्रेट करने की विधि है? मल्टीमीटर को कैलिब्रेट करने की विधि, तो सही आंसर है मल्टीमीटर को उसके ओम मीटर फैक्शन पर सेट करना। मल्टीमीटर को उसके ओम मीटर फैक्शन पर सेट करना। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का स्टार्टर होल्डिंग कॉइल में करंट को वांछित मान तक सीमित करता है? किस प्रकार का स्टार्टर होल्डिंग कॉइल को में करंट को वांछित मान तक सीमित करता है? तो इसका सही आंसर है चार बिंदु स्टार्टर। अगला प्रश्न है, जीरो लैगिंग लोड पावर फैक्टर के मामले में आर्मेचर प्रक्रिया क्या होती है? जीरो लैगिंग लोड फैक्टर के मामले में आर्मेचर की प्रक्रिया मैग्नेटाइज करना होती है। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक तारों को एक साथ जोड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों को डैश के रूप में जाना जाता है? दो या दो से अधिक तारों को एक साथ जोड़ने के लिए वायरिंग जॉइंट के में जाना जाता है। एक केबल का कुल रोधन प्रतिरोध डैश द्वारा प्राप्त किया जाता है? एक केबल का कुल रोधन प्रतिरोध, तो सही आंसर है प्रतिरोध को एकीकृत करना। अगला प्रश्न है, हम सौर बैटरी का रखरखाव कैसे करते हैं? तो सही आंसर है इसे स्रोत जल से साफ करके। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की बैटरी को सबसे अधिक रखरखाव की आवश्यकता होती है? तो आदर्श सेल बैटरी। अगला प्रश्न है, एक विधि जिसमें एक क्षेत्र को छोटे बराबर भागों में विभाजित किया जाना चाहिए और जो चौकोर आकार में हो सकता है, क्या कहलाता है? तो सही आंसर है रोशनी मापने की विधि। अगला प्रश्न है, प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रकाश की तीव्रता कितनी होती है? प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रकाश की तीव्रता होती है रोशनी। सही आंसर रोशनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सामान्यतः स्मार्ट मीटर कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो सही आंसर है दो प्रकार के स्मार्ट मीटर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्मार्ट मीटर का लाभ है? मैनुअल रीडिंग लेने की जरूरत नहीं होती इसमें। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में वोल्टेज करंट और प्रतिरोध के बीच संबंध की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर है ओम का नियम के सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध के लिए एसआई इकाई आमतौर पर डैश के रूप में दी जाती है? प्रतिरोध के लिए एसआई इकाई ओम के रूप में दी जाती है। सही आंसर है ओम। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक उपकरण जो घर पर हीटिंग और कूलर दोनों का कर सकता है? कूलिंग दोनों कर सकता है, तो उसको बोलते हैं हीट पंप। अगला प्रश्न है, क्या फ्रिज हीट पंप हो सकता है? हाँ, तो सही आंसर है हाँ, हो सकता है। अगला प्रश्न है, डीसी मशीन की दक्षता डैश के रूप में दी जा सकती है? डीसी मशीन की दक्षता किसके रूप में दी जा सकती है? तो सही आंसर है आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100 के रूप में दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, स्टेबलाइजर में ट्रिपिंग क्यों होती है? ट्रिपिंग क्योंकि इंसुलेशन खराब हो जाता है या फिर खराब इंसुलेशन के कारण। अगला प्रश्न है, एक उपकरण जो विद्युत शक्ति प्रणाली में खराबी का दृश्य या दूरस्थ संकेत प्रदान करता है? एक उपकरण जो विद्युत शक्ति की प्रणाली में खराबी का दृश्य या दूरस्थ संकेत प्रदान करता है, उसे कहते हैं दोष सूचक। अगला प्रश्न है, इमरजेंसी लाइट की वोल्टेज रेंज क्या है? लाइट की वोल्टेज रेंज है 6 VDC। अगला प्रश्न है, यूपीएस कितने प्रकार
यूपीएस कितने प्रकार की पाए जाती हैं? तो सही आंसर है 3 प्रकार के पाए जाते हैं यूपीएस। अगला प्रश्न है सौर पैनल को असेंबल करने में लगने वाला समय, सौर पैनल को असेंबल करने में लगने वाला समय 1 से 3 दिन, 1 से 3 दिन है। अगला प्रश्न है सौर पैनल की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सौर पैनल की सबसे बड़ी समस्या है ऊर्जा तभी उत्पन्न होती है जब सूर्य चमक रहा हो। अगला प्रश्न है रोटर का कार्य डैश उत्पन्न करना है। रोटर का कार्य क्या उत्पन्न करना है? तो रोटर का कार्य है एसी करंट उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है डीसी मशीन का फुल फॉर्म क्या है? डीसी मशीन का फुल फॉर्म एक दसित धारा है, एक दसित धारा है। अगला प्रश्न है बल का माप जिसके कारण कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर घूम सकती है। बल का माप जिसके कारण कोई वस्तु किसी अक्ष के चारों ओर घूम सकती है क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं टॉर्क। अगला प्रश्न है क्या डीसी मोटर में सेल्फ स्टार्टिंग क्षमता होती है? डीसी मोटर में सेल्फ स्टार्टिंग क्षमता, तो डीसी मोटर हमेशा सेल्फ स्टार्टिंग क्षमता होती है, हमेशा होती है उसमें। अगला प्रश्न है चरणों के बीच स्विच करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चरणों के बीच स्विच करने की प्रक्रिया को विनिमय कहा जाता है, विनिमय कहा जाता है। अगला प्रश्न है एक एसी मोटर लगभग डैश की अधिकतम दक्षता प्रदान करती है। एसी मोटर 96% अधिक दक्षता प्रदान करती है। अगला प्रश्न है हम एसी मोटर की दक्षता कैसे बढ़ा सकते हैं? तो सही आंसर है ठंडे तापमान को बनाए रखकर एसी मोटर की दक्षता बढ़ाई जा सकती है। अगला प्रश्न है अल्टरनेटर में आरपीएम का अर्थ क्या होता है? आरपीएम का अर्थ होता है अल्टरनेटर में रोटेशनल का पर मिनट, रोटेशनल पर मिनट। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग संबंध स्टेशन के संबंध में ईवी का विस्तार करें। ईवी का विस्तार करना है तो सही आंसर है एनरोल व्हीकल, एनरोल व्हीकल। ठीक है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक वाहन कैसे काम करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक वाहन कैसे काम करते हैं? तो सही आंसर है एक चार्जिंग में प्लग करके और ग्रिड से बिजली लेकर फिर काम करते हैं। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रिक वाहन डैश हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन क्या हो सकते हैं? तो एसी और डीसी दोनों हो सकते हैं इलेक्ट्रिक वाहन। अगला प्रश्न है कौन सी इलेक्ट्रिक कार सबसे तेज है? कौन सी इलेक्ट्रिक कार सबसे तेज है? तो सही आंसर है रीमेक नवेरा सबसे तेज कार है, इलेक्ट्रिक कार है। ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहन में सबसे आम समस्या क्या है? सबसे आम समस्या है चार्जिंग की गति, चार्जिंग की गति आम समस्या है। लेट चार्ज होता मतलब एक एक्सोनोमेटिक ड्राइंग में प्रक्षेपण किरणें एक दूसरे के डैश और प्रक्षेपण तल के डैश खींची जाती हैं। तो सही आंसर है समांतर और लंबवत खींची जाती हैं। अगला प्रश्न है लंबे तार बनाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो लंबे तार बनाने के लिए ड्राइंग का प्रयोग किया जाता है, ड्राइंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है ड्राइंग प्रक्रिया में धातु का प्रवाह डैश के कारण होता है। धातु का प्रवाह किसके कारण होता है? प्लास्टिसिटी के कारण होता है। अगला प्रश्न चित्र से संबंधित है, यानी दिए गए आरेख के अनुसार शीट धातु के एक टुकड़े को घुमाकर बेलनाकार भागों को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाली धातु बनाने की प्रक्रिया की प्रकार को स्पष्ट करें ताकि बलों को एक तरफ लागू किया जा सके। ये है डायग्राम, आरेख है ये। इसका सही आंसर होगा स्पिनिंग। ठीक है। अगला प्रश्न है पोटेंशियोमीटर को अधिक यथार्थ बनाने के लिए उसके सरकने वाले तार का व्यास कितना होना चाहिए? तो सही आंसर है जब तक संभव हो। अगला प्रश्न है त्रिज्या r बराबर ऊंचाई h वाली बेलन का आयतन डैश द्वारा दिया जाता है। तो सही आंसर है v = πr² h।
V=πr²H। अगला प्रश्न है, कमजोर चुंबकीय क्षेत्र वाले उपकरणों के लिए आमतौर पर किस प्रकार का अवमंदन पसंद किया जाता है? कमजोर चुंबकीय क्षेत्र वाले उपकरणों के लिए आमतौर पर किस प्रकार का अवमंदन पसंद किया जाता है? तो सही आंसर है वायु घर्षण अवमंदन। वायु घर्षण अवमंदन। अगला प्रश्न है, मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का प्रयोग किया जाता है? मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए धारा ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्तक को चलाने वाले प्राइम मूवर से ड्राइंग पावर खो जाती है, लेकिन प्रत्यावर्तक आपूर्ति नेटवर्क से जुड़ा रहता है, फील्ड सप्लाई भी चालू रहती है। प्रत्यावर्तक डैश होगा, क्या होगा प्रत्यावर्तक? तो सही आंसर है एक तुल्यांकित मोटर के रूप में व्यवहार करता है और उसी दिशा में घूमेगा। अगला प्रश्न है, दो प्रत्यावर्तक को समांतर में जोड़ने के लिए प्रत्यावर्तक को सिंक्रोनाइज किया जाना चाहिए, जो यह सुनिश्चित करता है कि सर्किट ब्रेकर के 3 चरण में वोल्टेज बंद होने के समय 0 के करीब होना चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के लिए किस शर्त की आवश्यकता है? तो इसका सही आंसर है उत्पन्न वोल्टेज ग्रिड वोल्टेज के बराबर होना चाहिए लगभग। अगला प्रश्न है, जब स्रोत और लोड प्रेरकत्व क्रमशः डैश होते हैं तो एक वोल्टेज स्रोत इन्वर्टर होता है। इसका सही आंसर है छोटे और बड़े। अगला प्रश्न है, दिए गए कथन पर विचार करें और उत्तर दें। सौर कोशिकाएं बिजली का उत्पादन करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करती हैं। यह बिजली उत्पन्न करने का एक अधिक कुशल तरीका है, क्योंकि बिजली पैदा करने के लिए सूर्य की गर्मी का उपयोग नहीं किया जा सकता। दूसरा कथन है, भारत में एक विशाल सौर कुकर कार्यक्रम है जो खाना पकाने को आसान और अधिक कुशल बनाता है। तो पहला कथन असत्य है और दूसरा सत्य है, तो सही आंसर है ए असत्य लेकिन दूसरा सत्य है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मो इलेक्ट्रिक सौर ऊर्जा प्रणाली के लिए अच्छा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा थर्मो इलेक्ट्रिक सौर ऊर्जा प्रणाली के लिए अच्छा नहीं है? तो आंसर है फोटो वोल्टाइक सौर संयंत्र। अगला प्रश्न है, आधे चक्र के प्रभावी मूल्य और औसत मूल्य के अनुपात के रूप में क्या परिभाषित किया जाता है? आधे चक्र के प्रभावी मूल्य और औसत मूल्य के अनुपात के रूप में क्या परिभाषित किया जाता है? तो फॉर्म फैक्टर। प्रश्न है, डैश का उद्देश्य हानिकारक या अत्यधिक वोल्टेज की संभावनाओं को समाप्त करके कमियां उपकरणों और सर्किटों को सुरक्षा प्रदान करना है। तो सही आंसर है अर्थिंग का उद्देश्य हानिकारक और अत्यधिक वोल्टेज की संभावनाओं को समाप्त करके कमियों उपकरणों और सर्किटों को सुरक्षा प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, एक धातु की प्लेट, पाइप या अन्य कंडक्टर जो विद्युत रूप से पृथ्वी के सामान्य द्रव्यमान से जुड़े होते हैं डैश के रूप में जाने जाते हैं। तो सही आंसर है अर्थिंग इलेक्ट्रोड। अगला प्रश्न है, यदि प्रतिरोध 600 ओम है तो 0.3 एम्पियर की धारा वहन करने पर 250 वोल्ट वाट रेटेड तापदीप्त लैंप द्वारा ली गई शक्ति की गणना करें। तो सही आंसर है 75 वाट। अगला प्रश्न है, एसी सर्किट में 3 प्रकार की शक्ति का नाम बताइए। ये तो एक्टिव, रिएक्टिव और ऑपरेट सकती हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के प्रभावी मान का दूसरा नाम क्या है? प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज के प्रभावी मान का दूसरा नाम क्या है? तो सही आंसर है मूल माध्यम वर्ग मान। अगला प्रश्न है, वायु, कांच, रबर, प्लास्टिक, कागज, चीनी मिट्टी के बर्तन, पीवीसी फाइबर के डैश के उदाहरण हैं। ये सब किसके उदाहरण हैं? तो ये सब है इंसुलेटर। वायु, कांच, रबर, प्लास्टिक, कागज, चीनी मिट्टी के बर्तन, पीवीसी फाइबर, ये इंसुलेटर के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की बिजली नहीं चलती? तो स्थैतिक बिजली नहीं चलती है, ठीक है। मानक बिजली चलती है,
वर्तमान बिजली चलती है, वोल्टेज बिजली चलती है। अगला प्रश्न है, वीस्टोन ब्रिज का प्रयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। वीस्टोन ब्रिज का प्रयोग माध्यम प्रतिरोध का ओमिक मान माध्यम प्रतिरोध का ओमिक मान मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, माइक्रोमीटर के बाहर किसी मैट्रिक की सटीकता या अल्पतमान है। माइक्रोमीटर के बाहर किसी मैट्रिक की सटीकता या अल्पतमानक है। सही आंसर है 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, तीन तार प्रणाली में शक्ति को मापने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो 3 प्रणाली में 2 वाट मीटर विधि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर क्या है? तो सही आंसर है वास्तविक शक्ति अपॉन स्पष्ट शक्ति। पावर फैक्टर है वास्तविक शक्ति अपॉन स्पष्ट शक्ति। अगला प्रश्न है, किसी भी पावर सब सर्किट पर लोड डैश तक सीमित होना चाहिए। किसी भी पावर सब सर्किट पर लोड डैश तक सीमित होना चाहिए। किस पर सीमित होना चाहिए? तो सही आंसर है 3000 वाट तक सीमित होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसी कास्ट आयरन से बनी रनिंग कपलर के रूप में जाना जाता है। किसी कास्ट आयरन से बनी रनिंग कपलर के रूप में जाना जाता है। तो सही आंसर है पेचदार कपलर को। अगला प्रश्न है, एक डायवर्जन के मोड में डैश का मोड देता है और एक समान मोड एक बड़ा स्वीप होगा। कौन सा होगा? तो सही आंसर है 90 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, किसी तार मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। तार मार्ग के नाम से चैनल वायरिंग को तार मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वोल्टेज और करंट के उत्पाद को डैश के रूप में जाना जाता है। वोल्टेज और करंट के उत्पाद को विद्युत ऊर्जा के रूप में जाना जाता है, विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न है, सिरेमैटिक पोर्सलिन आदि जैसे इंसुलेटिंग कोर के चारों ओर लिपटे प्रतिरोध का उपयोग करके किसका निर्माण किया जाता है? तो इसमें सही आंसर है वायर बाउंड रिस्टर्स। अगला प्रश्न है, एक चुंबक के 2 ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को संदर्भित करता है। क्या संदर्भित करता है? तो सही आंसर है चुंबकीय अक्ष संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है, डैश में स्पिनिंग डिस्क और मैकेनिकल काउंटर डिस्प्ले है। डैश में स्पिनिंग डिस्क और मैकेनिकल काउंटर डिस्प्ले है। तो सही आंसर है इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप एनर्जी मीटर। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में स्वीकार्य गति डैश पर निर्भर नहीं करती। डीसी जनरेटर में स्वीकार्य गति किस पर निर्भर नहीं करती? तो वोल्टेज घनत्व पर निर्भर नहीं करती है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जनरेटर, बैटरी, चार्जर और अन्य हाई करंट उपकरण के लिए किस प्रकार के ब्रश का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर है धातु ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलग उत्तेजित जनरेटर के वोल्टेज के निर्माण के लिए एक अमान्य कारण है? गति निर्धारित गति के बराबर है, ये अमान्य कारण है। अगला प्रश्न है, संतृप्त के बाद डीसी शंट जनरेटर में फील्ड करंट में कोई भी वृद्धि फील्ड वोल्टेज डैश होती है। सही आंसर है नहीं होती। ठीक है। अगला प्रश्न है, फील्ड फ्लैशिंग डैश उत्पन्न करने की विधि है। फील्ड फ्लैशिंग क्या उत्पन्न करने की विधि है? तो अपशिष्ट चुंबकत्व उत्पन्न करने की विधि है। अगला प्रश्न है, इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण का उपयोग अक्सर डैश की स्थिति के माप के रूप में किया जाता है। इंसुलेशन प्रतिरोध परीक्षण का उपयोग अक्सर डैश की स्थिति के माप के रूप में किया जाता है। तो सही आंसर है वाइंडिंग्स।
अगला प्रश्न है जीके के प्रश्न है, जी जनरल नॉलेज जीके। मध्य प्रदेश में निम्न में से कितनी बार राष्ट्रपति शासन चलाया गया? तो मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगला प्रश्न है टीसीएस ने अगस्त 2024 में एपीएसी में डिजिटल समाधान को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस देश में इनोवेशन स्टूडियो लॉन्च किया है? तो सही आंसर है फिलीपींस में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य ने सितंबर 2024 में पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% कोटा को मंजूरी दी है? तो सही आंसर है राजस्थान को दी है। ठीक है, जीके में पूछी जा रही है, करंट अफेयर पूछा जा रहा है जीके में। ठीक है, अब ये भी जैसे मार्च 2024 का करंट अफेयर है, ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है सितंबर 2024 का। ये है जैसे भारत की अरुणा राय को उनके क्षेत्र में उसके किस योगदान के लिए जाना जाता है? किस योगदान के लिए जाना जाता है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम योगदान के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है किस तापमान पर बाष्प संघनन के बाद जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती हैं? किस तापमान पर होती हैं? तो उसकी बूंद लिखा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गैस में परिक्षिप्त द्रव का उदाहरण नहीं है? परिक्षिप्त द्रव का उदाहरण धुआं नहीं है। धुंध है, बादल है, कोहरा फॉग। ठीक है, ध्वनि डैश से नहीं गुजर सकती, काय से नहीं गुजर सकती? निर्वात से, डी निर्वात सही आंसर है। इंटरनेट ब्राउजिंग में कुकी का उद्देश्य क्या है? कुकी का उद्देश्य उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं और ब्राउजिंग गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए। कंप्यूटर साइंस से, जनरल कंप्यूटर से प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? तो प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर, माउस और प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है? इसका उपयोग आमतौर पर कंप्यूटर पर टेक्स्ट, ग्राफिक्स और वीडियो प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। तो किस पर करी जाती है? टेक्स्ट, ग्राफिक्स और वीडियो मॉनिटर में चलता है। ठीक है, प्रश्न ग्राफिक्स कार्ड का कार्य क्या है? तो दृश्य आउटपुट को बढ़ाने के लिए ग्राफिक्स कार्ड लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस का प्रकार नहीं है? CD, DVD, हार्ड डिस्क या ब्लू रे डिस्क? हार्ड डिस्क नहीं है प्रकार। ठीक है, अगला प्रश्न है दस्तावेज को प्रिंटेड कॉपीज उत्पन्न करने के लिए कौन सा डिवाइस उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर है प्रिंटर यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, तो रीजनिंग के प्रश्न आ गए। तो 5-6 कंप्यूटर के प्रश्न, 4-5 जीके से मतलब करंट अफेयर और 1-2 साइंस से प्रश्न देखने को मिले हैं इस पेपर में भी। ठीक है, अब बताना कि आपको यह क्लास कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है।